नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 13 दिसंबर को संपन्न हुई। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी से इस बार 90 प्रश्न कुल टैली हुए हैं करंट अफेयर्स, डायमंड स्टैटिक जीके और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज से। ये कहां से टैली हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न थे, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की। दोस्तों, बीपीएससी अब हो गया है यूपीएससी। कैसे? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यहाँ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। कारण 69वीं बीपीएससी में आप टफ प्रश्न देते हैं यूपीएससी पैटर्न के। कम से कम 1/3 प्रश्न तो बहुत ही टफ थे, यूपीएससी पैटर्न वाले थे। और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आप ग्रुप डी टाइप वाले फैक्चुअल प्रश्न दे देते हैं। तो क्या समझा जाए, स्टूडेंट यूपीएससी स्टाइल के पैटर्न की तैयारी करें तो आप ग्रुप डी वाला क्वेश्चन देते हैं, और पुराने पैटर्न की तैयारी करें तो आप यूपीएससी स्टाइल वाला प्रश्न देते हैं। तो हुआ ना अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कोर्स वाइज डिटेल है, कितने प्रश्न कहाँ से टैली हुए हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ से 26 प्रश्न, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज से 30 प्रश्न, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज से 16 और नोट से 18 प्रश्न, कुल मिलाकर 90 प्रश्न टैली हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स के प्रश्नों के साथ। फिर हम लोग जाएंगे करंट अफेयर्स, फिर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज और लास्ट में एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? Which of the following is the fluid part of the blood? आंसर होगा प्लाज्मा। देखिए, जो नोट्स था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हम यहाँ इंग्लिश मीडियम बुक का रेफरेंस ले रहे हैं। साइंस बुक बायोलॉजी चैप्टर ब्लड में यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो सही जवाब होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? Which part of alimentary canal receives bile from the liver? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। साइंस बुक बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, यहाँ पे देखेंगे, इस पार्ट को आप स्टडी करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में हियर इट मिक्सेस विद बाइल फ्रॉम लीवर। तो लीवर से बाइल यहाँ पर मिक्स होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर? बायोलॉजी चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन, साइंस का बुक है। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर को क्या कहते हैं? द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज? आंसर है ओडोमीटर। साइंस बुक्स फिजिक्स चैप्टर 1, यहाँ पे देखिए ओडोमीटर का जिक्र किया गया है। एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल्स इज मेजर्ड। तो ओडोमीटर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सोडा एसिड अग्निशामक के घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? आंसर होगा तनु, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। यहाँ देख लीजिए साइंस बुक केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा। उर्वरक का कौन सा घटक प्रारंभिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस? नाइट्रोजन सही जवाब है। साइंस बुक बायोलॉजी चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन में इसका जवाब आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? आंसर है AgNO3 विलयन और तांबा धातु यानी कॉपर मेटल एंड AgNO3 सॉल्यूशन। साइंस बुक केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड एट मेनी प्लेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसे आप स्टडी करेंगे ना अच्छे से तो आपको पता चलेगा ये नहीं है रैयतवाड़ी सरकार खेरा गुजरात, ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी मैच कर रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा प्रवर सेना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किंग प्रवर सेना। तो स्टेटमेंट क्या क्या था? वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिल्कुल भी नहीं था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रवर सेना सक्सीडेड हिज फादर, उसने पिताजी के स्थान पे अपना शासन किया, यानी इसके फाउंडर्स के पिताजी रहे होंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से बाकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था।
वो अपने पिता राजा बिंदु शक्ति का उत्तराधिकारी बना। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो कौन सा बयान सही है? बी, सी एंड डी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है वाकाटक डायनेस्टी और प्रवर सेना के बारे में। अगला प्रश्न, रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया 1862 में भारत की महारानी बनी। अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, कहाँ पर? 1876। यहाँ देखिए क्वीन विक्टोरिया का जिक्र किया गया है रॉयल टाइटल्स में। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की? व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली? 1911 सही जवाब होगा। इस लाइन को स्टडी करेंगे तो आपका पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 दिसंबर 1911 को कैपिटल शिफ्ट हो गया दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आजीविका सेक्ट। 4 स्टेटमेंट है। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, यह गलत है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था अर्थात भाग्य, सही है यह। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। द आजीविका हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, नियमित सभाएं होती थी, यह भी सही है। बी, सी और डी करेक्ट होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी दी गई है। मालिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने खरीदा था? मालिक काफूर ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी वाज बॉट बाय होम। तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। हिस्ट्री के बुक में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। आंसर है डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। बायोलॉजी के चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? आंसर है 104वां। पॉलिटी के नोट्स में यहाँ देखिए 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें रिमूव कर दिया गया 2 सीट्स को फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। राज्यपाल को किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संबंधित राज्य विधान मंडल को कब तक लौटाना होता है? बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, नो टाइम लिमिट। गवर्नर का पावर पूरी डिस्कशन की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी से आपको ये आंसर आएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा? रिपीटी क्वेश्चन का ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसका मनोनयन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर देखिए 104वें द्वारा रिमूव कर दिया गया 2 सीट को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो लोकसभा में था। अगला प्रश्न देखिए, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? आंसर होगा दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, साउदर्न हिली रीजन। अब बिहार स्पेशल जीके जो था, स्टैटिक जीके का नोट्स, उसमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में जाएंगे तो इसकी चर्चा की गई है, यहाँ से इसका आंसर आपको मिलेगा। तो दोस्तों नोट से इस प्रकार से 18 प्रश्न टैली हुए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की। सरसरी निगाह पर देखने से मुझे 26 प्रश्न टैली दिखाई पड़े, जिसकी पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई प्रश्न टैली हुआ है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और कहां से टैली हुआ है आप लोग बताइए। एक तरफ मिलेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था, और दूसरे तरफ मिलेगा कहां से ये टैली हुआ है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 15 मार्च 2024 का 26वां प्रश्न देखिए। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें कि यूपीएससी स्टाइल का प्रश्न सेट किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए। रूस ने 2024 में समूह की अध्यक्षता संभाली। स्टेटमेंट करेक्ट था, यानी सही जवाब हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो मंथली करंट अफेयर्स मई 2024 पॉइंट नंबर 31 देखिए, हूबहू प्रश्न पूछा गया है इसमें, तो और ज्यादा डिटेल भी दी गई है। तो सही जवाब होगा सत्यदीप गुप्ता। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल जीवीए का योगदान कितना था? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए। ये प्रश्न था 2011-12 के मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए वित्त वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत बढ़ा? तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको परसेंटेज दिख जाएगा क्रमवार। सही जवाब होगा 17.7, 27.6 और 54.7%।
एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 मई 2024। 7वां नंबर प्रश्न हूबहू टैली कर गया है। आलोक शुक्ला, भारत सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में WTO का 13वें मंत्री स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2024 में जाइए, पॉइंट नंबर 18 हूबहू सेम टू सेम मिल जाएगा, अबू धाबी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? मंथली करंट अफेयर्स जून 2024 पॉइंट नंबर 4 देखिए, सेम टू सेम है। उत्तरी कोरल में स्थित कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। कोझिकोड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो यूनियन बजट 2024-25 एमसीक्यूज का चौथा नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी मुख्य प्राथमिकताएं निर्धारित की गई? तो 9 मुख्य प्राथमिकताएं थी। ऑप्शन में 4 था, जिसमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल तथा ऊर्जा और सुरक्षा 3 ऑप्शन था, जो कि है यहाँ नहीं पूछा गया है। तो सतत विकास इसमें नहीं है, तो सतत विकास ही सही जवाब होगा। कौन सा शामिल नहीं था यही पूछा गया था। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए मंथली करंट अफेयर्स जून 2024 इसमें 56वां नंबर पॉइंट जाएंगे। चीन का चांगी दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दूर हिस्से में स्थित यानी अंधेरा हिस्सा जो है वहाँ मिट्टी को पुनः प्राप्त करने की क्षमता यानी मिट्टी लाया गया वहाँ से चाइना के द्वारा। अगला प्रश्न है लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो वीकली करंट एमसीक्यूज 23 से लेकर 29 फरवरी 2024 का देखिए, प्रश्न नंबर 29वां नाटो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी स्टाइल का प्रश्न था। इसमें डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हंगरी की संसद ने उत्तर अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी के लिए मतदान किया और वह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बना 7 मार्च 2024। यहाँ भी मार्च 2024 का जिक्र है, तो स्वीडन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मंथली करंट अफेयर्स जून 2024 पॉइंट नंबर 35 में सेम टू सेम कंटेंट है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला प्रश्न है इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो वीकली करंट एमसीक्यूज में 8 से लेकर 15 जून का कंटेंट है। किसवां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जीमैक्स 24 नौसैनिक में भाग ले रहा है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जिक्र है जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था ये अभ्यास, तो सही जवाब होगा योकोसुका जापान। अगला प्रश्न है अमन सहरावत किस श्रेणी के वेट लिफ्टर हैं? तो वीकली करंट एमसीक्यूज में पेरिस ओलंपिक 2024 का स्पेशल वीडियो था, यहाँ पर पढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कुश्ती में एकमात्र पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? अमन सहरावत का जिक्र है और 57 किलोग्राम का कुश्ती का जिक्र है, तो 57 किलोग्राम में ही ये खेलते हैं। सीन नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? यहाँ भी पेरिस ओलंपिक 2024 में जाइए। प्रश्न नंबर 9 था पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ आंसर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है उद्घाटन समारोह जॉर्डिन्स डू ट्रोकैडेरो और सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया, तो सीन नदी का संबंध पेरिस से है, पेरिस सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो देखिएगा वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 जनवरी में ही 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया? तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कुवैत ने प्रधानमंत्री शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो ये जो नेता हैं ये कुवैत से संबंधित हैं, सही जवाब यही होगा। अब देखिए बिहार करंट अफेयर से क्वेश्चन भर भर के आए हैं और एक प्रश्न सिर्फ टैली नहीं किया है बिहार करंट अफेयर से, बाकी सब टैली कर गया है। आइए देखते हैं। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? बिहार करंट अफेयर्स अगस्त 2024 9वां नंबर प्रश्न ओलंपिक में खेलने वाली भारत की पहली विधायक बन गई है कौन? तो श्रेयसी सिंह, और कहाँ से हैं ये? जमुई से विधायक हैं, तो जमुई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह
करते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। देखिए बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2024 का चलते चलते सेक्शन शॉर्ट नोट्स। देखिए 2015 का भी जिक्र है, नोटिफिकेशन अनुच्छेद का भी जिक्र है और बताया गया है कि अधिकार नहीं है राज्य सरकार के पास, तो 33 तत्व इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जाइए। ये जो प्रश्न है ट्रिकी है, कारण क्या है कि जो हिस्सेदारी देखी जाती है वो जीएसवीए में देखी जाती है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। यहाँ जीडीपी पूछा गया तो 20% इसका जवाब था, तो लगभग देखिए ऑप्शन इसमें था 17, 19, 26 और 33, तो 19% क्लोज है 20% के, 19% ही सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2024। विष्णुपद मंदिर गया किस नदी के तट पर स्थित? जैसे ही विष्णुपद आए उसका संबंध सीधा गया से होता है, सही जवाब होगा गया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? बिहार बजट 2024-25 का 8वां नंबर प्रश्न देखिए जो हमने सेट किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से किस विभाग में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किया गया है? शिक्षा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, तो किस विभाग की बनी है? बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2024 प्रश्न था, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर दरोगा किस डिपार्टमेंट से होते हैं? ये पुलिस से होते हैं। ठीक है, मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप बांका की रहने वाली है, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर इंग्लिश में है, हिंदी में इसको पुलिस उप निरीक्षक भी कहते हैं या सब इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2024 देखिए। पहला नंबर प्रश्न, पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन शोध संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? आंसर में देखेंगे तो यहाँ भी राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जिक्र है, भारत का पहला है यह। कहाँ पर है ये? पटना में, क्वेश्चन में ही जिक्र है, पटना इसका सही जवाब होगा। आगे आइए, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2024 चले आइए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में आयोजित किस मेले को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनपुर मेला सही जवाब होगा। और यहाँ पे देखिए 2 नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है, सोनपुर मेला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 18वें लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2024 केंद्रीय मंत्री परिषद की डिटेल दी गई थी। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र यानी कपड़ा, टेक्सटाइल तो इंग्लिश में मिल ही रहा है, गिरिराज सिंह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए बिहार विधानसभा में बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया? बिहार बजट 2024-25 का दूसरा प्रश्न देखिए, बिहार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट व्यय अनुमान में वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया, तो सम्राट चौधरी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जनगणना का सेंसस 2011 का बिहार का डेटा हमने दिया था पीडीएफ में, आइए उससे एक प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिले में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो सेंसस 2011 का 20वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में सबसे ज़्यादा है? तो आंसर इसका है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण 6.4%, तो पश्चिम चंपारण इसका सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो देखिए बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 का 22वां प्रश्न, जाति जनगणना का डाटा हमने दिया था। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो 953 हो गया था, लेकिन यहाँ जिक्र है डिस्क्रिप्शन में वर्ष जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 इसका सही जवाब होगा। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज दोस्तों, यहाँ से टैली हुए हैं कुल 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? डायमंड टेस्ट सीरीज नंबर 4 का 22वां प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार से था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको मिलता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आंसर होगा 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जायद क्रॉप कौन सी है?
तो डायमंड टेस्ट सीरीज तीसरा और 23वां, इसमें रबी फसल की चर्चा की गई है और इसमें खरीफ फसल की। तो 3 ऑप्शन इसी दोनों फसल में से था। तो चौथा ऑप्शन जो पशु चारा यानी फोडर था वही जायद क्रॉप है, सही जवाब होगा एलिमिनेशन मेथड के अनुसार। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग था, एक तरफ न्यूज़पेपर का नाम और दूसरी तरफ एडिटर का नाम। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 का 18वां प्रश्न इस प्रकार से कूट में दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए बंगाली और वॉइस ऑफ इंडिया 2 आपको मिलेगा। तो आंसर से स्पष्ट है वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 2 ऑप्शन मिला देंगे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से 2 शब्द शामिल किए गए हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 5 प्रश्न संख्या 9 देखिए, समाजवादी पद किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। विश्लेषण में स्पष्ट है कि 1976 के 42वें संशोधन में। तो 2 ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, जो कि वहाँ ऑप्शन में भी दिख जाता है, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 2 प्रश्न संख्या 106, यहाँ स्पष्ट प्रश्न है बिहुला उत्सव जो मनाया जाता है वो किस जिले में मनाया जाता है। तो भागलपुर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया। टेस्ट सीरीज नंबर 4 प्रश्न संख्या 7 देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ स्पष्ट है कि मगध साम्राज्य पर कुल 3 राजवंश थे। पहला था हर्यक राजवंश, उसके बाद था शिशुनाग और तीसरा था नंद वंश। तो शिशुनाग के बाद कौन आया, नंद वंश। शिशुनाग के बाद ही पूछा गया था, तो सही जवाब हो जाएगा नंद वंश। है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। तो टेस्ट सीरीज नंबर 4 प्रश्न नंबर 77 देखिए, मगध पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो 3 राजवंश हैं मगध साम्राज्य के, हर्यक, शिशुनाग और नंद। शुरुआत होती है हर्यक वंश से और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, बिंबिसार। तो बिंबिसार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो टेस्ट सीरीज नंबर 4 में 85 संख्या क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कर्तव्य था। इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलेगा 1897 में विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन। तो 1897 ईयर भी और स्वामी विवेकानंद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 14 प्रश्न संख्या 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो 4 ऑप्शन था, तो कौन सा भिन्न है। तो यहाँ आंसर में है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बाकी जो अन्य है वो लोहे के यानी कि हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये है लोहे का अयस्क। लिमोनाइट ऑप्शन में था, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ेगी। दोस्तों मिस्टेक से ये एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का यहाँ पे उल्लेख हो गया है, कोई बात नहीं। इसको एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जब मैचिंग करेंगे तो इस प्रश्न को वहाँ शामिल नहीं करेंगे, एक प्रश्न को एक ही बार काउंट किया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 10 ज्योग्राफी का, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों कथन, ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही था ऑप्शन में, ये चौथा गलत था। तो सही जवाब होगा श्रीनगर और लेह। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 प्रश्न संख्या 60, यहाँ पर एक टेबल थी, एसिड और कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टमक जूस है यानी पेट वाला जूस है, तो यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी यही इसका सही जवाब होगा, पेट में यही अम्ल होता है। अगला प्रश्न है संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। टेस्ट सीरीज नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 देखिए, यहाँ 3 बार कटौती का जिक्र है। बजट से कम होने की चर्चा की गई, यहाँ भी मांग से कम है, यहाँ भी बजट को घटाया गया है। तो बजट में व्यय को कम करने का प्रस्ताव ही होता है कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव। आगे है कौन सा सौर स्थिरांक का मान है। तो सोलर कांस्टेंट यानी सौर नियतांक का मान क्या होता है, 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको राउंड फिगर में लिया गया है, ये है 1.4 आंसर में था, यही सही जवाब होगा। बाकी जो ऑप्शन थे वो काफ़ी दूर दूर थे। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया। टेस्ट सीरीज नंबर 22 73 नंबर प्रश्न देखिए,
डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो क्रांति का मसौदा तैयार किया था और उसी दिन गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान को कब अपनाया था? टेस्ट सीरीज नंबर 12, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस तारीख को, सेम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेट हो जाएगा 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बिहार की भूमि में है? ऑप्शन में बहुत सारी नदियां थी जिसमें से बिहार से संबंधित एक घाघरा नदी का जिक्र ऑप्शन में मिलता है। यहाँ आप मैप को जूम करेंगे तो यहाँ एक घाघरा नदी का मैप भी आपको मिलेगा। मैप से प्रश्न मैच हुआ है, घाघरा सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पूंजीवादी बॉम्बे योजना के वास्तुकार नहीं थे? टेस्ट सीरीज नंबर 16, प्रश्न संख्या 8 देखिए, 1944 की बॉम्बे योजना से कौन जुड़े थे? तो इसमें सभी जो ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें धीरू भाई अंबानी का जिक्र ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पर नहीं पूछा गया था, सही जवाब यही होगा। बाकी सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर वो थे। देखिए करंट अफेयर्स का वैसे क्वेश्चन है लेकिन आपको स्टैटिक से लिंक करके है। प्रश्न देखिए, भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी में से एक शोम्पेन जनजाति ने अप्रैल 2024 में किस लोकसभा सीट पर पहली बार मतदान करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, टेस्ट सीरीज नंबर 20 में से 11वां प्रश्न था, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो निकोबार द्वीप समूह की एक जाति है, शैम्पेन का जिक्र है, यानी शैम्पेन का संबंध है निकोबार, अंडमान और निकोबार, यह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया है? टेस्ट सीरीज नंबर 9 देखिए, प्रश्न संख्या 8, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी? तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उल्लेख है 2003 के 91वें संशोधन यानी 91st अमेंडमेंट जो था वहीं पर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? टेस्ट सीरीज नंबर 7, प्रश्न संख्या 13 देखिए, फराजी कौन थे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर स्थापित किसके द्वारा किया गया है? हाजी शरीयतुल्लाह, तो यही सही जवाब होगा, हाजी शरीयतुल्लाह। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? टेस्ट सीरीज नंबर 7 में प्रश्न संख्या 18, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेखों की जो श्रृंखला थी इसके लेखक कौन थे? अरविंदो घोष, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरंडम और क्रायोलाइट महत्वपूर्ण अयस्क है? किसका है? तो टेस्ट सीरीज नंबर 25 में से प्रश्न संख्या 76, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एल्युमिनियम के अयस्क का जिक्र है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। तो यहाँ देखिए ये दोनों यहाँ भी आपको दिख रहा है, कोरंडम और क्रायोलाइट, तो ये किसका है? एल्युमिनियम का, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1912 में आयोजित पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? टेस्ट सीरीज नंबर 7, प्रश्न संख्या 41, 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, रघुनाथ नरसिंह मधुरकर यानी RN मधुरकर, ये 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि बांकी ग्रुप पटना में आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष थे। आगे है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टेस्ट सीरीज नंबर 19, प्रश्न संख्या 81, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कोशिकाएं ही होती है जो कि जीवों की बुनियादी संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है, सही जवाब होगा कोशिका, द सेल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ये तो हर बार एग्जाम में पूछी जाता है, इससे संबंधित प्रश्न। टेस्ट सीरीज नंबर 13, प्रश्न संख्या 35, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना है? तो 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में तराशा गया था, मार्च 1912, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एंडीज निम्नलिखित में से किसके साथ फैला हुआ है? तो डायमंड टेस्ट सीरीज नंबर 16, प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, एंडीज पर्वत का जिक्र है तो 7 देशों में, तो ये सारे देश जो हैं आपको ये तो पता चल ही रहा है कि दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका तो है, लेकिन कौन सा तट? तो मैप में देखेंगे तो ये पश्चिमी जो तट है यही है, इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ये यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न, कूट वाले प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 10 का 2 प्रश्न है, यहाँ जमुई का जिक्र है सोने से, यानी जमुई है गोल्ड से लिंक हो गया। 106 है रेशम का भागलपुर से लिंक है।
तो रेशम हो गया सिल्क। ये दोनों मिलाएंगे तो बी का 1 और सी का 2। ऑप्शन में यही दोनों था, इसके अलावा बी का 1 और 2 कहीं नहीं था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे जाइए, एक तरफ आपको मिलेगा पार्टी का नाम और दूसरी तरफ जो व्यक्ति जुड़े हुए थे। टेस्ट सीरीज नंबर 14, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक गुट के रूप में उभरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर 1939 में, और यहाँ जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी। तो दो को लिंक कर देंगे, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन में 4 का ए और 2 का सी, यही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यही इसका सही जवाब होगा। अब एक प्रश्न था जो कि करंट अफेयर्स से था, हमने काउंट नहीं किया था। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो हमने बताया था कि 26 प्रश्न टैली हुए हैं, 26 नहीं बल्कि 27 है, तो वो तो वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ इसका उल्लेख कर लेते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली हुआ है, कहाँ से हुआ है। देखिए प्रश्न था, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी। तो मई का मंथली करंट अफेयर्स था। पॉइंट नंबर 13 देखिए, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, तो इसी के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में यही फिल्म था, तो देखिए दोनों फिल्म मैच कर गया है, सही जवाब होगा ये। 30वां प्रश्न जो टैली हुआ है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। डायमंड टेस्ट सीरीज नंबर 25 और प्रश्न संख्या 38 का डिस्क्रिप्शन देखिए। इग्नियस रॉक के बारे में चर्चा की गई है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के निकले मैग्मा या लावा से होता है जब यह ठंडा होकर जम जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, इग्नियस रॉक। आप सभी जान रहे हैं कि यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी, इस बार पुराने पैटर्न पे बीपीएससी आ गई है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूपीएससी स्टाइल का टेस्ट सीरीज है, फिर भी इससे 16 प्रश्न टैली हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 13 बुक था ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1। इसमें 64वां नंबर प्रश्न था, अक्टूबर और नवंबर में किस बंदरगाह पर अक्सर चक्रवात आते हैं और इस मौसम में शिपिंग मुश्किल हो जाती है। इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देखिए। चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 1, सब्जेक्ट है क्लास 6 और 7 की साइंस। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो कोई भी असत्य नहीं था, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो विकिरण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव जाति चीन, मंगोलिया और जापान में निवास करती है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 13 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 से ये बुक से ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, पीले रंग, तिरछी आंखें, ऊंची चेकबोन, विरल बाल और मध्यम कद के लोग होते हैं, ये किसकी विशेषता है। आंसर था मंगोलॉयड, और यहाँ उत्पत्ति का स्रोत दिया है मध्य एशिया की भूमि। इसी टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये पता कर पाएंगे कि मंगोलॉयड ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अदर जो ऑप्शन थे उसका जो निवास था अन्य देश था, चीन, मंगोलिया और जापान यानी एशियाई देश नहीं था। अगला प्रश्न, चाचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 16 क्लास 7 से है ये। 77वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंध का विशद वर्णन करता है। आंसर है चाचनामा, और यहाँ पर जिक्र किया गया है फारसी में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा, मोहम्मद अल्त बिन हमीद बिन अबू बकर कूफी द्वारा, तो यह इसका सही जवाब होगा। वैसे लिखा गया है ये बुक काफ़ी इस्माइल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित है। तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दिया गया है, गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेत और केटू। टेस्ट सीरीज नंबर 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 14वां नंबर प्रश्न देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में हिमालय की चोटियों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा नंदा देवी। और प्रश्न संख्या 33, मैप भी इसमें स्टडी कीजिए। मेघालय की निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार करें, इसमें खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियों का जिक्र है। मैप और इस प्रश्न से या आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। तो क्रम क्या रहेगा, 1 2 3 4। सबसे पहले आप जाएंगे
पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले गारो हिल्स मिलेगी, फिर नंदा देवी, फिर कामेत और फिर केटू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 15 क्लास 6 से है ये। 64वां नंबर प्रश्न देखिए एलिमिनेशन मेथड से, और 83 नंबर। तो इसमें जो अदर ऑप्शन है वो आपको पता चल जाएगा। चेर के अलावा सभी की राजधानी दी गई है, तो एक ही ऑप्शन बचता है एलिमिनेशन मेथड से। आप इसका जवाब बताएंगे करूर या कुरबूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन का एक उदाहरण है? तो डायरेक्ट प्रश्न है, टेस्ट सीरीज नंबर 2 साइंस क्लास 8 का। मेलामाइन क्या है? तो आंसर में था मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो यही जवाब होगा इसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अन्य से भिन्न है? नदियों का जिक्र है, टेस्ट सीरीज नंबर 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9। 53 नंबर प्रश्न देखिए, डेल्टा के स्थान पर किस नदी ने मुहाना बनाया है? और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नर्मदा ही इसका सही जवाब होगा। बाकी तीनों एक तरह की हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? टेस्ट सीरीज नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस। 99 नंबर प्रश्न देखिए, अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? धूमकेतु यानी कोमेट। ऑप्शन में दिख जाएगा ये, अत्यधिक अंडाकार कक्ष है इसका, तो कोमेट इसका सही जवाब होगा। एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन का नाम और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर उसका कहाँ था। टेस्ट सीरीज नंबर 19 हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10। 76वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र है, और पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, इसके 2 मुख्यालय थे, एक रंगून में दूसरा सिंगापुर में। तो यहाँ देखिए INA इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ डी के साथ मैचिंग कर रहा है, इसके अलावा और कोई भी डी के साथ मैचिंग ऑप्शन में नहीं था, तो आसानी से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ये आंसर आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस टेस्ट सीरीज नंबर 2। 46वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप चौथा नंबर पॉइंट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। चुंबक द्वारा लगाया गया बल और संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक उदाहरण है। आंसर सत्य कथन है सभी था, तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल यानी चुंबकीय बल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? टेस्ट सीरीज नंबर 22 एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2। 27वां नंबर प्रश्न, इसी अधिनियम की चर्चा की गई है और सारे पॉइंट को कवर किया गया है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये बता पाएंगे कि ये जो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन यानी अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 नहीं था इसकी विशेषता, तो सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? टेस्ट सीरीज नंबर 35 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। 23वां नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस की चर्चा की गई यहाँ पे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जीवाश्म ईंधन और बायोमास जलाने की मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होती है ये ग्रीन हाउस गैस। कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस यानी प्रदूषण का संबंध है सीधा, आंसर होगा जीवाश्म ईंधन का जलना। अगला प्रश्न है, किन जीवों में प्रजनन की विधि के रूप में बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है? इसमें सैंपल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया था। 54वां नंबर प्रश्न देखेंगे, जोड़ियों पर विचार करना था। प्रजनन की विधि की चर्चा की गई है, डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से बता पाएंगे, इसका फंजाई आंसर होगा। आप नोट्स में भी फंजाई का सेक्शन देखेंगे तो वहां से भी आंसर मिल जाएगा, कवक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है? सैंपल टेस्ट सीरीज से ही 67वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा पहला कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था? तो टेक्टेनियम यानी TC, यहाँ पर देखिए पहला कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था, सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न जो टैली किया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कौन कौन सा? सैंपल का क्वेश्चन नंबर 56, फिर क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन नंबर 9, और जो केमिकल रिएक्शन पे जो साइंस का बुक नोट्स था उसमें ये सभी का जिक्र किया गया है, एक ही प्रश्न में सारा पूछ दिया गया है, सभी को देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो केवल 2 और 3 में, अम्ल का तनुकरण डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4, और तीसरा है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, इसी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो प्रस्तुत है एम्पियन एकेडमी द्वारा 3 कोर्स। पहला है करंट अफेयर्स PDF कोर्स, MCQs और नोट्स मिलेंगे, यहाँ से 70वीं बीपीएससी में 26 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद दूसरा कोर्स है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसी में आपको 5 जनवरी से डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज की अपडेटेड वर्जन मिलेगी। इस बार यहाँ से प्रश्न टैली हुए हैं कुल 48, 30 हुआ है टेस्ट सीरीज से और 18 नोट्स से। और यूपीएससी स्टाइल वाले
प्रश्न एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपको। यहाँ से कुल प्रश्न टैली हुए हैं 16, तो कुल मिला के 90 प्रश्न टैली हुए हैं। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी अब हो गया है यूपीएससी, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि आप तैयारी करके जाएंगे यूपीएससी स्टाइल वाले प्रश्नों की तो वो पूछ देंगे आपको ग्रुप डी वाले प्रश्न जो कि इस बार पूछे गए हैं। और यदि आप फैक्चुअल प्रश्नों की तैयारी करके जाएंगे तो वो पूछ देंगे आपसे यूपीएससी स्टाइल वाले प्रश्न, जैसा कि 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो तैयारी आपको दोनों रखनी पड़ेगी। दोस्तों हमने बीपीएससी की जर्नी को शुरू किया था करंट अफेयर्स कोर्स के साथ, और अब हमारे पास स्टैटिक कोर्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का भी खजाना है। पिछली बार 69वीं बीपीएससी में टैली हुए थे प्रश्न 45, और अब चूंकि 2 कोर्सेस भरे हैं, नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। और यदि आप निगेटिव मार्किंग के साथ 90 से लेके 100 तक अंक लेके आते हैं प्रीलिम्स में तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म्ड है, नो डाउट। सभी कोर्सेस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जल्दी हम शुरू करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं बापू एग्जाम हॉल पटना का री एग्जाम होने वाला है, और अदर 911 सेंटर जो बिहार के थे वहाँ पे एग्जाम संपन्न हो चुकी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ क्या? जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, तो ये तो होना ही चाहिए। कारण क्या है, यदि आप वर्तमान पैटर्न पे ही बापू एग्जाम हॉल पटना का री एग्जाम लेते हैं जो कि 12,000 कैंडिडेट के लगभग है, तो आप उसे फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले से पता है कि ग्रुप डी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं फैक्चुअल प्रश्न, जो कि अदर 911 सेंटर पे जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इनका री एग्जाम वाले का मार्क्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा ही। और यदि आप इसे यूपीएससी पैटर्न का करते हैं तो इस एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इसके लिए टफ पेपर हो जाएगा और 911 वाले के लिए थोड़ा इजी पेपर हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन ना करते हुए भी आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट की जो डिमांड है बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, एमपीएन एकेडमी उसका फुल सपोर्ट करती है।